नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 11 फरवरी 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज डिस्कशन एनालिसिस में। आज मैं एनालिसिस इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था कि मैं अभी तक ये बता रहा था कि कौन सा न्यूज़ पढ़ना चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर थोड़ा सा एनालिसिस भी कर देते तो हमारे लिए बेटर रहता। तो जैसे दोस्तों लोग का आज्ञा वो काम हमने स्टार्ट कर दिया। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे न्यूज़ को एनालिसिस करना कि किस तरह से हम एनालिसिस करके इसमें पढ़ सकते हैं। तो पहला जो हमारा आर्टिकल है, देखिए इस एनालिसिस करने में आपको समय लगेगा, लेकिन आप पैसेंस बना के रखिएगा। एनालिसिस होगा तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि न्यूज़पेपर में आज क्या क्या था जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और सारा पॉइंट आपके नज़र के सामने होगा। ओके, चलिए पहला आर्टिकल जो है कर्नाटक का मामला, जो हिजाब पहनने वाला जो मामला है वो पहुंचा कोर्ट के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा पेन को मैं बड़ा कर देता हूँ। ये पेन इसके अंदर पहुंचा। आप समझिए, पहले हम समझने का कोशिश करते हैं ये हिजाब मामला क्या है, हिजाब को पहनने का। देखिए क्या हुआ था, हिजाब जो होता है एक, जैसे आप बताते हो ना कि मुस्लिम जो लड़कियां होती है, औरतें होते हैं, वो नकाब टाइप का, बुर्का टाइप का ऐसे ये पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं। ये उनकी कपड़ा पहनने का अपना कोट है। ठीक है, ये कोट पहन के 4 लड़की जाती है कॉलेज। ठीक है, 4 लड़की कॉलेज जाती है। कहाँ का कॉलेज? ये कॉलेज होता है कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक का एक कॉलेज में जाती है। इस कॉलेज में प्रवेश करने से इनको मना कर दिया जाता है। इनको बोला जाता है कि आप इस ड्रेस कोड को पहन के नहीं आ सकते, क्योंकि कॉलेज का अपना कोड है, अपना जो उनका नियम है, उनके हिसाब से बोले कि आप ये पहन के नहीं आ सकते। सही बात है, नहीं आ सकते। उसके बाद मामला ये पहुंचा, ये जो चारों लड़की थी, ठीक है, इन्होंने अपना आपत्ति जताई, इसके ऊपर आपत्ति जताई। आपत्ति जताने के लिए इन्होंने क्या किया कि कॉलेज के गेट के सामने इन्होंने अपना प्रदर्शन चालू कर दिया, मतलब कि शांतिपूर्ण बैठ गए। ठीक है, प्रोटेस्ट पे बैठ गए कि हमें ऐसा क्यों हुआ। तो कुछ समय के बाद कॉलेज प्रशासन ने इनको बुला लिया कि आप अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद इनको फिर क्या किया गया कि इनको बोला कि आप कॉलेज परिसर में आ सकते हो, लेकिन आप क्लास नहीं ले सकते। ठीक है, आप क्लास से उनको वंचित कर दिया गया। ठीक है, यही मामला था। अब क्लास से वंचित किया गया, उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ। फिर यहाँ पे एक रुख और आती है, एक रुख ये अख्तियार हुआ कि अब जो हिंदू लोग थे, ठीक है, अभी तक मुस्लिम थे, अब हिंदू जो स्टूडेंट थे वो क्या किए कि लाल तरह का जो भगवा रंग का होता है, उनका एक दुपट्टा जैसे होता है कि गले में डालने वाला, वो लोग वो गले में डालने के लिए डाल के आना स्टार्ट कर दिए। उनका मानना था कि ये लोग जब हिजाब पहन के आ सकते तो हम ये क्यों नहीं पहन के आ सकते। ये मेरा भी धर्म को मानने का स्वतंत्रता है, मेरा भी धर्म को मानने की आज़ादी देता है। तो इसी बात पे लेके ये भी लोग आ गए। तो ये मामला आगे बढ़ा, ट्विटर पे आया, फिर सारे पूरी इंडिया में ये चीज़ें फैलना स्टार्ट हो गया था। ये मामला फिर से चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये जिस कोर्ट के अंदर गया वो था मद्रास कोर्ट के अंदर ये गया मामला। मद्रास कोर्ट ने इसको पहनने पे इसको रोक दिया गया है, क्योंकि ये विवाद है। जब तक कोर्ट बोली है, जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक इस कोई मामला नहीं आएगा। इसलिए कॉलेज को अभी तक हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई है कि कॉलेज में आप हिजाब नहीं पहन सकते। इनके लेके एक 3 सदस्यीय जो मामले हैं उनकी सुनवाई की जाएगी हिजाब के मामले में, उनके बाद ही ये रिपोर्ट दिया जाएगा। तो ये है मामला। ओके, ये मामला फिर जाता है आपको हाई कोर्ट बताती है। हाई कोर्ट, मद्रास जो हाई कोर्ट है, उन्होंने एक ही टर्म बोला कि आपके लिए कौन जरूरी है। सबसे पहले आपके लिए राष्ट्र जरूरी है या धर्म जरूरी है? ये आपसे भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके लिए कौन जरूरी है, राष्ट्र जरूरी है या धर्म जरूरी है? देखिए, आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, ठीक है, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, तो मौलिक अधिकार में एक चीज़ ये बताया जाता है कि यदि देश की इंटीग्रिटी, देश की मतलब कि अखंडता, एकता, इन सारे चीज़ों को यदि कोई भी बाधित करता है तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि फंडामेंटल राइट वहाँ पे वायलेट हो सकती है। अब यही बात की गई है। देखिए, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान है, तो हम किसी भी संविधान को मान सकते हैं। आर्टिकल 15 के तहत 25 के तहत हमें धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी काम को कर सकते हैं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पहले भी गया था एक बार, ठीक है, जिसमें उनको एक जो थे एयरफोर्स के, ठीक है, वो केस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो एयरफोर्स के थे, ये हिंदू में आर्टिकल आया था, एयरफोर्स के थे, उनको दाढ़ी था। ठीक है, तो मामला गए थे कि एयरफोर्स का मानना था कि आप क्लीन मतलब कि बियर्ड नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही फैसला सुनाया कि देखिए, ये जो चीज़ें हैं आपकी धर्म की कोड चीज़ें नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी धर्म है, उसका जो कोड चीज़ है, कोड, उस कोड को आप वॉलेट नहीं कर सकते।
अब मान लीजिए कि इनके धर्म में, मुस्लिम धर्म में, यदि हिजाब पहनना कोड चीज़ हो गया, यदि हिजाब पहनना बहुत ही कोड चीज़ हो गया, तो फिर मामला आ सकती है, उनके हक में जा सकता है। यदि वो चीज़ें कोड में नहीं है तो ये मामला हो सकता है उनके खिलाफ भी जा सकता है। तो ये चीज़ें हुआ, तो उस समय बीएड वाला जो था, उनके पास जो दाढ़ी था, वो बोला गया कि जब बहुत सारे मुस्लिम नेताओं के साथ बात किया गया, बहुत सारे मुस्लिम जो थे, ठीक है, प्रतिनिधि करने वाले, उनके साथ बात किया गया, तो उनको एक ही बात बोला गया कि यदि आप दाढ़ी नहीं भी रखते हैं तो कोई इतनी मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि आप सिख धर्म में रख सकते हैं, सिख धर्म में देख सकते हैं कि उनको बाल कटवाना सीधा सीधा नाबंदी है कि आप बाल नहीं कटवा सकते, लेकिन इस धर्म के अंदर नहीं है। तो यही मामला है कि इसमें क्या हुआ कि इसी तरह से ये चीज़ें मामला चली गई कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब बात आती है कि राष्ट्र बड़ी या धर्म बड़ा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है, धर्म की स्वतंत्रता आपको मिलनी चाहिए, ये आपकी फंडामेंटल राइट है, लेकिन कोर्ट का यही कहना है कि सबसे पहले आप राष्ट्र को माने, क्योंकि राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए, राइट। तो हमने ये आर्टिकल पढ़ा, और जैसे जैसे ये मामला आगे आएगा, जिस तरह से आएगा, हम इस तरह उसको काउंटर करेंगे। लेकिन आपको किस एंगल से देखना है? आपको फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 25 से देखना है कि धर्म को मानने की जो स्वतंत्रता है, उससे संबंधित इस चीज़ों को देख के चलना है, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा है वो नीचे आएंगे, इस पेज में नहीं है, इस पेज में है, पीडीएस सिस्टम से संबंधित है, ठीक है। अब हम समझते हैं पीडीएस सिस्टम क्या होता है। पीडीएस, इसको इंग्लिश में बता देता है प्रोडक्ट डोमेस्टिक सिस्टम, ठीक है। अब हिंदी में इसको हम बोलते हैं, हिंदी में यहाँ पे नाम होगा कहीं पे, खाद्य वितरण प्रणाली क्या होता है। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि ये पीडीएस होता क्या है। ये पीडीएस सिस्टम होता है कि खाद्य मतलब कि आपको जिस तरह से राशन का दुकान पे आप देख जाए होंगे, वहाँ पे जो वितरण होता है, आपको यदि एपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड यदि आपके पास है, कार्ड धारक आप हो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है? पीडीएस मिलता है। तो आप जो दुकान पर जाते हो, जो दुकान पर आपको अनाज मिलता है, जैसे अभी क्या मिल रहा है, प्रधानमंत्री अन्न योजना करके जो चल रही है, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना, उस योजना के तहत जो 5 किलो करके राशन मिलता है, मार्च तक की घोषणा की गई है, वो कहाँ से मिलता है? हमें पीडीएस के माध्यम से मिलता है। तो खाद्य जो वितरण करने की जो सिस्टम है, उसी सिस्टम को बोलते हैं कि पीडीएस सिस्टम। अब इस पीडीएस सिस्टम को पहले क्या होता था कि आपके पास कार्ड होता था, आप जाओगे, उस कार्ड पे आपको मिल जाता था। तो मान लीजिए कि ए पर्सन, जैसे मैं हूँ, यदि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मेरी पूरी फैमिली दिल्ली में है, और वहाँ पे, और हमारे गांव जो बिहार है, वहाँ पे आपको क्या करना है, हमने कोई अपनी कजन को दे दिया है कि आप ये कार्ड लीजिए और मेरा ये राशन ले लीजिएगा। तो आप सपोज करिए कि वो राशन का लाभ कौन उठा रहा है? दूसरा कोई भी उठा रहा है, ठीक है, जबकि उनको अपनी राशन है। तो इसलिए ये जो लीकेजेस को बंद करने के लिए सरकार के द्वारा जो हमारा डिजिटलीकरण किया जाता है, उसी के तहत हमने बायोमेट्री वाला डिजिटली करना चालू कर दिया। अब आप देखेंगे कि थंबनेल के तहत आप थंब लगाएंगे, तब जाके एक्टिव होगा और आपको राशन मिल पाएगा। इससे सरकार के बहुत ज़्यादा जो लीकेजेज है, 50,000 करोड़ का जो लीकेज है, उसको बंद किया गया। दूसरा चीज़ ये था कि एक पर्सन, जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं मान लीजिए, तो हम दिल्ली में भी कार्ड बना लेंगे और बिहार में भी हमारा एक कार्ड चल रहा है। तो ये चीज़ों को समझिए कि एक ही पर्सन के नाम पे दो जगह राशन उठ रहा है, ये कहाँ से संभव है? ये संभव नहीं है। तो इसी चीज़ों को लिंक करने के लिए हमने आधार से इसको लिंक करना चालू किया, और उसके बाद बताया गया कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड आप रखें। आप भारत में कहीं पे भी हो, कहीं का भी राशन कार्ड हो, ठीक है, मान लीजिए कि आपका राशन कार्ड बिहार का है या यूपी का है, आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपको दिल्ली में रह रहे हैं, तो आप दिल्ली में जाके राशन उठा सकते हैं। आप अपना पंच करिए, किसी भी पीडीएस वाला शॉप पे जाइए, वहाँ पे अपना पंच करिए और अपना उठा सकते हैं आप, ठीक है। तो वही सिस्टम है कि भारत में क्या किया गया है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड को स्टार्ट किया गया है। इसमें असम को छोड़ के ये शेष सभी जगह पे लागू हो चुकी है, चीज़ें चल रही है। दिल्ली में ये सबसे ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली की जनसंख्या ऐसे ही बहुत ज़्यादा है, प्रवासी जो है, मजदूर है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। अब हम बातें समझते हैं कि ये जो राशन है, ठीक है, पीडीएस सिस्टम है, इसका लाभ क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। लाभ की बात करते हैं, क्या क्या लाभ हो सकता है। देखिए, लाभ ये है कि पहले जो है कि बिचौलिया जो होती थी, ठीक है, इस पर जो गड़बड़ी होती थी, वो लीकेज बंद हो गया, ठीक है। लीकेजेस को हमने क्या किया? बंद करने का काम किया। दूसरा सिस्टम है कि मान लीजिए कि प्रवासी मजदूर है, अब कोई मजदूर बिहार से, यूपी से या बिहार से दिल्ली आके रह रहा है या मुंबई जाके रह रहा है, तो वो दिल्ली में यदि रहेगा तो वो तो खाद्य के लिए, मतलब पीडीएस सिस्टम के लिए तो वंचित हो जाएगा, उनके पास तो कुछ नहीं मिलेगा।
यदि उनको खाने के लिए यहाँ पे कमाना पड़ेगा, अब मान लीजिए उनको राशन के लिए 5,000 में कमाते हैं वो 6,000, उनमें से 2,000 का उनको सिर्फ खाना खाना होता है, तो कहाँ से उनको सेविंग हो पाएगी। तो सरकार कहती है कि नहीं, आपके बिहार की कार्ड है चलेगा, लेकिन इस योजना के तहत आप यदि दिल्ली में रहते हैं तो सेम कार्ड को दिल्ली में एक्सेस करके आप खाद ले सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे भोजन का जो अधिकार है, ठीक है, राइट टू फूड, ये हमें मिल जाता है। राइट, इस आर्टिकल से हमें क्या होता है, आर्टिकल जो है वो राइट टू फूड जो बताता है, राइट टू फूड उसको प्रदान किया जाता है, ठीक है, भोजन का अधिकार। तो इस तरह से हमें फ़ायदा होता है, किसको होता है, प्रवासी जो मजदूर है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोविड के टाइम में देखा होगा कि सारा चीज़ें लॉकडाउन हो गया था, लेकिन ये सिस्टम काम कर रहा था, तो हम क्या करें, जहाँ पे प्रवासी मजदूर रह रहे हैं वहीं पे उनको एक्सेस करवा के वहीं पे उनको भोजन देने का काम किया गया था। वो किस माध्यम से किया गया था, हम डिजिटलीकरण कर पाए और ए वन नेशन वन राशन कार्ड की चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंदर यही था। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इस पेज के अंदर नहीं है, आपको मैं इसमें ना जीरो से बता रहा हूँ। ठीक है, पहले हम बेसिक बैकग्राउंड बताते हैं, उसके बाद न्यूज़ डिस्कशन करते हैं। तो हो सकता है इसमें आपको टाइम लग जाए, लंबा टाइम जाए, लेकिन प्लीज़ आप पैसेंस बना के इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको एक बेनिफिट मिलेगा। और यदि इसमें कोई और सुधार की ज़रूरत हो, जैसे आपने मुझे मैसेज करके बताया है, उसी तरह से और आप सुधार करने के लिए मुझे मैसेज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है अभिनव कांत। अभिनव कांत क्या कौन है? अभिनव कांत ये नीति आयोग का कौन है? नीति आयोग, नीति आयोग का ये कौन है? नीति आयोग का ये सीईओ है, सीईओ है अभिनव कांत। यह एक पुलिस का जो वो था, सरमनी चल रहा था, अभियान चल रहा था। ठीक है, तो उसमें ये क्या कर रहे थे, मतलब पार्टिसिपेट किए थे चीफ गेस्ट के तौर पर। तो उन्होंने बताया कि देश की राष्ट्र की निर्माण में, राष्ट्र को विकास होने के लिए पुलिस को एक पेशेवर होना, मतलब पुलिस को अपनी काम में, पुलिस को अपनी सुधार में लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक पुलिस एक्टिव नहीं होगी तो हमारे पास बहुत सारे समस्या निकल के आ जाएगा। तो यही है अभिनव कांत का कहना कि हमारे राष्ट्र की विकास में पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देख सकते हैं कि पुलिस में आप देख सकते हो कि पुलिस की जो छवि है ये बहुत भारत में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जिस तरह से हमारा सेना का है। सेना, हमारा आर्मी के नाम लेते ही आप लोग के दिल में सम्मान आ जाता है, लेकिन पुलिस का नाम लेते ही आप लोगों को दिल में उतना सम्मान नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनकी छवि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से सम्मिलित होती है, भ्रष्टाचार से लगा होता है। तो इसमें यही चीज़ बताया जाता है कि उनको सभी को सुधार करके, और आपके जो सबसे नज़दीक होता है, जनता के जो सबसे नज़दीक होता है, वो एक पुलिसकर्मी ही होता है। ठीक है, वो पुलिसकर्मी ही होता है, जो पुलिसकर्मी जो होता है जो जनता के सबसे नज़दीक होता है। सेना तो हमारे देश की बॉर्डर को संभालते हैं, लेकिन पुलिस हमारे जो दिनचर्या है, दिनचर्या में जो समस्या आती है उसको सहायता करने में काम आते हैं। राइट, तो इसी चीज़ों को हमने देखा। तो अपराध जो है सबसे बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है हमारे यहाँ पे। आप देख सकते हो कि हमारा जो डिजिटलीकरण बढ़ रहा है तो उससे साइबर अटैक कितना ज़्यादा हो रहा है। आपके बैंक से पैसा निकल रही है, आपके फ़ोन पे UPI जो भी चीज़ें कर रहे हैं फ्रॉडवादी, और एक KBC करके आता है कि आपके मोबाइल पर आएगा कि KBC तरफ से आपको इतना गिफ्ट मिलने वाला है। ये सब सारी चीज़ों में ना फंसे, जैसे सारी चीज़ें फ्रॉड है। ओके, तो ये महत्वाकांक्षी जो भारत का अभियान रखा गया है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, इसमें पुलिस एक अहम रोल निभा सकती है, जिससे कि क्या करे, अपराध पे नियंत्रण, रोकथाम और क्षमता और डाटा जो संरचना है, उनकी जो प्रतिस्पर्धा है उनको इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें इनको डेवलप करने की बात की गई है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में हमने डिस्कस किया कि अभिनव कांत क्या बता रहे हैं। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग सिंपल से समझिए, नीति आयोग जो है ये पहले योजना आयोग हुआ करता था। योजना आयोग हुआ करता था। योजना आयोग को बदल के इनको क्या बना दिया गया? नीति आयोग। इससे बोला जाता है थिंक टैंक। थिंक टैंक मतलब कि एक सोचने वाला संस्था। टैंक जो होता है सोचने वाला संस्था होता है। ये बैठ के भारत के राष्ट्र के निर्माण के लिए सोचेंगे कि हमें किस तरह से स्टेप लेना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, भारत के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, जो आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो IAS ऑफिसर यहाँ पे बैठते हैं, जो जितने भी ऊंचे तबके के हैं, और यहाँ पे वो बैठ के एक डिसीजन लेते हैं, अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं। तो इस आर्टिकल को आप देख सकते हो, यहाँ पे आप इस चीज़ों को आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि दिल्ली सरकार के द्वारा एग्रोग्रेट नीति ड्राफ्ट जारी की गई है। नीति ड्राफ्ट जो है, ये ड्राफ्ट मतलब कोई कानून अभी नहीं आया है,
मतलब कानून बनाने के लिए एक होता है ना कि जैसे आपको नोट्स है, ठीक है, आप क्या करते हो, नोट्स के लिए पहले रफ कर लेते हो, ठीक है, इसमें हम ये डालेंगे ये डालेंगे ये डालेंगे, उसके बाद जाके आप ऐसे करते हो तो क्या करते हो, पहले मैंड में बना लेते हो। तो ये ड्राफ्ट जो है वही चीज़ किया गया है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, इसको सरकार ने जनता के सामने पब्लिक किया है, सार्वजनिक कर दिया गया है कि ये ड्राफ्ट होगा। इसमें यदि आपको उनसे सुझाव मांगा जाएगा कि आप इसमें सुझाव दे सकते हैं कि इसमें और क्या क्या आ जाएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, एग्रोग्रेड नीति जो है, ड्राफ्ट जो है, ये किससे संबंधित है, ये प्रदूषण को रोकने से संबंधित है। यह नीति के तहत ये किया गया है कि जितने भी डिलीवरी है और सार्वजनिक जो जो चीज़ें हैं, डिलीवरी के जो सेवा करने वाले होते हैं, इनको अब इलेक्ट्रॉनिक वाहन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन का यूज़ करने से क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो जितने भी चीज़ें होते हैं, प्रदूषण को रोकने में काम आएगा। आप देख सकते हो कि दिल्ली के अंदर नवंबर दिसंबर के टाइम में, दिसंबर या जनवरी के टाइम में इतने ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाते हैं कि आप यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, राइट, ये स्थिति हो जाती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को गाइडलाइन के लिए सरकार के द्वारा लिया गया था और बस 2024 तक वायु प्रदूषण को 30% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ये अच्छी बात है कि केंद्र सरकार भी सामने आए, राज्य सरकार भी सामने आए, ये मिलके यदि काम करेंगे तो हम कहीं ना कहीं हमारा जो विश्व में सबसे जो पॉल्यूटेड जगह है दिल्ली, उसको हम इसको ख़त्म करने में कोशिश कर पाएंगे। तो ये जो एग्रो नीति जो ड्राफ्ट है ये इसी से संबंधित है। चलते नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए है कि राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है, उस मुगल गार्डन को अभी जनता के लिए खोल दिया गया है। यदि आप दिल्ली के अंदर है और यदि आपके पास समय है तो आप इस मुगल गार्डन को दौरा कर सकते हैं, जा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आर्ट एंड कल्चर है यहाँ पे डेवलप किया गया है। इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। बस आपके लिए एक होमवर्क है, आप होमवर्क नहीं मान सकते हो कि डिस्कशन है, आपको ये करना है कि मुगल गार्डन के इतिहास के बारे में जानना है, ठीक है, उसके बारे में आप जान लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, ये पॉलिटिक्स से संबंधित है, इसको हमें देखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर भी नहीं है। नीचे चलेंगे, नीचे आपको आर्टिकल मिल जाएगा। हाँ, ये रहा एक जो ये आर्टिकल है, भारत और पाकिस्तान के ने अपनी गिरवान में, मतलब हमने जो हिजाब वाला जो मामला बताया था, हिजाब वाला, ठीक है, हिजाब वाला मामला में अब कूद पड़ा है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान अब हमें सलाह दे रहा है कि आपको किस तरह से धर्मनिरपेक्ष की पालन करना चाहिए। पहले तो आप कर लीजिए। सबसे बड़ी बात ये होती है ना, आप किसी को समझाओगे कि आप ऐसे पढ़ाई करो, लेकिन आप पहले तो पढ़ाई आप खुद करो, उसके बाद तो आप समझाओगे ना। वही चीज़ पाकिस्तान का है, अपना घर तो इनका संभलता नहीं है, चले आए हैं दूसरे को समझाने। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हिजाब वाले विवाद पे ये आ रहे हैं। तो भारत का यही कहना है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इसको हम निपट लेंगे, तुम यहाँ पे मत आओ, राइट। तो ये संबंधित है, इसमें कोई इतना खास नहीं है, लेकिन ये आप इसको नोटेट कर सकते हैं। इसलिए हम इसको कोई इतना अच्छी चीज़ें इसमें पॉइंट निकल के नहीं आ रहा था। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए कि ये केंद्र सरकार के द्वारा जो चीन से जो छाता आया था, छाता जो होता है ना बारिश के लिए, आप समझिए बारिश का टाइम आने वाला है, ओके, वर्षा का टाइम आने वाला है। अब ये चीन कितना चालाक है कि अभी आके इसने क्या कर दिया, डंपिंग कर दिया, यहाँ पे छाता को लेके आ गया। अब ये छाता, आप समझिए कि चीन से यदि छाता ज़्यादा यहाँ पे आ जाएगा तो चीन से जो छाता आएगा वो क्या होगा, सस्ता होगा। और जब ये सस्ता होगा तो भारत के जो घरेलू छाते हैं, ठीक है, घरेलू जो एमएसएमई वाले हैं, ये घरेलू जो काम करने वाले हैं, उनका तो गया काम, उनका तो छाता बिकेगा ही नहीं, क्योंकि सब चाइनीज़ छाता। क्योंकि आप कौन सा सामान लेना सस्ता करते हो, सस्ता वाला। आप जाते हो दुकान में और देखते हो कि इसमें 40% डिस्काउंट है, तो आप वहीं जाते हो कि हमें इसमें डिस्काउंट में मिल जाए, ठीक है। ऐसे में मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है खरीदने में। तो सरकार इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको एक अतिरिक्त शुल्क लगा दिया गया है, जिस शुल्क को हम बोलते हैं सेस वसूला जाएगा केंद्र की सरकार के द्वारा। सेस के साथ साथ ये लोग डंपिंग ड्यूटी भी लगाते हैं, ठीक है। डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट वे में और बहुत सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। देखो, डंपिंग ड्यूटी क्या होता है कि मान लीजिए ये भारत है, ये चाइना है, ठीक है। ये हम जो करंट अफेयर डिस्कशन करते हैं ना, वो भी करंट अफेयर डिस्कशन आप देखिएगा डेली का, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि हम उसमें पीआईबी इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का भी न्यूज़ कवर कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी पूरी बैलेंस बन जाएगी इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो ये चीन से मान लीजिए कोई सामान आएगा भारत के अंदर, ठीक है। अब चीन से जो सामान भारत के अंदर आएगा, ये मान लीजिए कि इन्होंने बहुत सारा सामान डंप कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एक ही बार डाल दिया बहुत सारा बजट में। तो क्या होगा, इनके घरेलू जो चीज़ें हैं समस्या हो जाएगी, उनको सामान मिलेगा नहीं। तो सरकार संरक्षणवादी नीति के तहत, संरक्षणवादी नीति क्या होता है, संरक्षणवाद मतलब कि आप अपने घर के व्यक्तियों को बचाने के लिए दूसरे व्यक्तियों से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होते हो, बात करना बंद कर देते हो, क्योंकि आपकी घर के व्यक्तियों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसी चीज़ों के लिए क्या किया गया था, चाइना सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, इनके ऊपर एक डंपिंग चार्ज लगाया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज। पहले तो इनको टैक्स लगेगा ही,
जो ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, सेक्स है, ये सब सारी चीज़ें लगेगा, लेकिन इनके ऊपर एक डंपिंग टैक्स जोड़ दिया जाएगा, डंपिंग कट जोड़ा जाएगा। ठीक है, डंपिंग का शुल्क जो जोड़ दिया जाएगा उससे क्या होगा कि अब ये 100 रुपये का सामान है, इसको प्लस करके 5 रुपया। ठीक है, तो अब ये 105 रुपया हमने जोड़ दिया, अब 105 रुपया। हमारे भी मार्केट में 104 रुपया या 105 रुपये में छाता मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब क्या हो गया, हम बैलेंस बना पाए दोनों के बीच। तो यही सारी चीज़ें हैं, और ऐसे हम करंट अफेयर डिस्कशन में और डिटेल से डिस्कस करते हैं। इस डंपिंग ड्यूटी को भी मैंने समझाया है, तो उसको भी आप दिन प्रतिदिन देखते रहे। राइट, ये WTO का भी मामला जाता है। WTO भी बोलता है कि ठीक है, आप कर सकते हो, डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हो, लेकिन कुछ कर्तव्य के साथ साथ लगाएंगे तो सही रहेगा। ठीक है, सेस वसूलने की काम की जाती है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि RBI का इकोनॉमी के लेके समीक्षा के लेके बैठक हुई थी। उसमें ये जताया गया है कि अब सरकार क्या करेगी, अभी भी सस्ती लोन देगी, कोई भी इसमें ब्याज दर में वृद्धि नहीं किया गया है। अब समझिए, सिंपल सा भाषा में, ब्याज दर में नहीं वृद्धि किया गया, क्यों नहीं किया गया। आपको पता है कि अभी हमारे भारत में और पूरे विश्व में कोविड के कारण हमारा जो अर्थव्यवस्था था वो उनका साइकिल ब्रेक हो गया था। उनको चालू होने के लिए हमारे यहाँ पे अभी मांग नहीं है, डिमांड नहीं है। मांग नहीं है तो हम क्या करेंगे, मांग को जनरेट करने के लिए, मांग को बढ़ाने के लिए हम किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम ये फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम लोन देंगे कंपनी को, यदि ज़्यादा आप उत्पादन करने के लिए लोन देंगे तो कंपनी क्या करेगा, उत्पादन करेगा। तो उत्पादन करने के लिए इनको क्या चाहिए, मजदूर चाहिए। जब इनको मजदूर चाहिए तो आपको क्या मिलेगा, जॉब। जब आपको जॉब मिलेगा तो आपको क्या होगा, आप पैसा कमाएंगे। आप पैसा जब कमाएंगे तो आप क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे। तो मांग तो बन गई ना। हम यही मांग कम था, मांग को दूर करने की बात चल रही थी, की गई थी। ठीक है, तो हमने इसी चीज़ को देखा था। तो इसी चीज़ों के लिए सरकार क्या करी है, डंपिंग ड्यूटी के लगा के ये सस्ती करी है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, यहाँ पे लोन ले और लोन लेके उत्पादन चालू करें। अब देखिए, सरकार RBI और सरकार, केंद्र सरकार ने बजट में घोषणा की है कि RBI डिजिटल करेंसी लेके आएगी। RBI का जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनका कहना है कि हम लेके आएंगे, लेकिन इतनी जल्दीबाजी नहीं है। हम पूरी इनकी प्रो कॉन्स, इनका जो क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, सबको समझ के हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो इन चीज़ों की बात की गई है। डिजिटल करेंसी जो होगा, डिजिटल करेंसी मतलब होता है ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से चलती है, ये वर्चुअल होती है डिजिटल करेंसी। इसमें जैसे आप क्रिप्टो करेंसी नाम से समझ सकते हैं, क्रिप्टो। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी बहुत ही न्यू होती है। यह किसके द्वारा चलती है, ये पूरा का पूरा सर्वर के माध्यम से चलती है। ये नहीं कि इसमें आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप निकाल सकते हो, आप कैश गिन सकते हो बैठ के, नहीं, ये पूरा डिजिटल होता है। आप डिजिटल भुगतान कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा कहा गया है कि डिजिटल करेंसी हम लेके आएंगे। डिजिटल करेंसी को और ज़्यादा करने के लिए हम इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। इसकी क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो इकोनॉमी भी कहा जाता है, लेकिन ये खतरा भी बताया जाता है, बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम करंट अफेयर डिस्कशन में डिस्कस करते हैं, वहाँ पे भी आप इस चीज़ों को देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है केंद्र और सरकार के राज्य के सहयोग में। हमने इसमें डिटेल से डिस्कस कर लिया था, ये वन नेशन वन राशन कार्ड उसी से संबंधित है। तो इसमें यही पॉइंट निकल के आया था, जैसे आयुष्मान भारत है उसी तरह से ये सारी चीज़ें निकल के आई है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल कहते हैं, राइटर का कहना है, राइटर है रमेश कुमार दुबे, ये एडिटोरियल है। राइटर का कहना है, रमेश कुमार दुबे जी का कहना है कि देखिए, आम बजट आया, आम बजट में हमने सारे चीज़ों पे फोकस किया, लेकिन रेलवे का क्या होगा उसके बारे में हमने बात ही नहीं किया। ठीक है, बहुत सारे लोग रेलवे के बारे में बात नहीं किए। पहले क्या होता था, रेल बजट और आम बजट, ठीक है, दोनों अलग आता था, लेकिन सरकार के द्वारा रेलवे बजट और आम नागरिक को दोनों को एक करके एक ही बजट पेश किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सरकार, इनका यही कहना है कि हम जो लॉजिस्टिक सिस्टम है, लॉजिस्टिक मतलब होता है कि एक सामान को दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भारत का जो GDP है उसका 13 से 17% दायरा है। लॉजिस्टिक सिस्टम हमारा बढ़ रहा है। आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा, आप पहले के ज़माने में सोचो कि 2015 में या 2014 से पहले आप कितना फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते थे, अमेजोन से, लेकिन आज क्या है, आज सबसे पहले आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पर देखते हो, उसके बाद ही मार्केट में जाना एक्सेस करते हो। तो ये सारा चीज़ें, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि इनकी दायरा बढ़ती जा रही है। जब दायरा बढ़ेगी तो हम इस योजना पे, सरकार नई नई ट्रैक बना रही है। ठीक है, सरकार के द्वारा मालगाड़ी के लिए एक नया ट्रैक बनाने की भी योजना चल रही है, जिससे कि मालगाड़ी को क्या होके कि कम समय में हम एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सके, और ये इससे ले जाना कहीं ना कहीं दूसरे जो फ्लैट है, इस सबसे जो ले जाने से चिप होता है। ठीक है, सस्ता होता है, इसलिए माना जाता है। ओके, मोदी सरकार की जो रेलवे की योजना है माल ढुलाई के लिए, ठीक है, अपनी हिस्सेदारी का 28% मौजूदा स्तर को बढ़ा के 24% सरकार के द्वारा कर दिया गया। यह एक इनका नेशनल प्लान है। नेशनल प्लान के तहत माल ढुलाई को 2026 तक ये क्या करेंगे, 33% से 33%, 2031 तक आपको 39,
2041 तक ये क्या करेंगे 43%, 2051 तक 44% कर देंगे। ये इन्होंने अपना लक्ष्य बना के रखा है सरकार, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सारी विजन तैयार करके रखी है। तो यही चीज़ बात की जाती है, इसी में ये पॉइंट निकल के आता है, राइट। यही चीज़ आती है कि इनमें ये बात करते हैं कि रेलवे से संबंधित। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा एडिटोरियल में वो है कि महामारी के दौरान बेरोजगारी के कारण बेरोजगारी की मार झेल रही है जनता। ठीक है, जनता बेरोजगारी की मार झेल रही है। कल एक एडिटोरियल आया था, न्यूज़ था द हिंदू के अंदर कि बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, कि इनकी मृत्यु भी हुई है किसके कारण, बेरोजगारी के कारण। मतलब आप समझिए आपके पास खाने के लिए सामान नहीं है, आपके घर में बच्चे हैं और आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि IPO जो है के अनुसार कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण में 2008 में जो मंदी हुआ था उससे जो तमाम झटके हैं वो हमें इस समय भी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि पुरुष को 3% नौकरी गंवानी पड़ी और वही महिलाओं को इसमें 4.2%। तो पुरुष की अपेक्षा यहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा नौकरी गंवानी पड़ी है इस कोविड के महामारी के दौरान। यही हालात हुआ है कि हम इससे क्या होगा कि लैंगिक जो समानता की बात करते हैं उसमें भी हम खाई बनती जा रही है। ओके, और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल डिस्कस में आपका आ जाता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, राइट। आज आर्टिकल में आप आई होप कि आपको मैं समझा पाया होऊंगा। ठीक है, यदि आपको कैसा लगा होगा डिस्कशन वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, ये सिंपल सा है, एक ही पॉइंट इसमें देखना है कि भारत ने इस्लामिक स्टेट जो होते हैं उनके जो संयुक्त राष्ट्र है महासचिव के तहत इनके रिपोर्ट पे इन्होंने आपत्ति जताई है। तो हम कहीं ना कहीं ये चीज़ें दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम आतंकवाद के जो मुद्दे हैं, ये सारे चीज़ें हैं, इन पे हम आपत्ति जताएं, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है और सुरक्षा को IS का खतरा बताया गया है कि इससे IS का खतरा है। उनकी जो वार्षिक रिपोर्ट आई थी उससे संबंधित है। ठीक है, आप देख सकते हो मुंबई और पठानकोट में जो आतंकी हमले से जो पीड़ित थे, जो अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट हमने UN में उठाया था। उसके बाद है भारत के आधार पर ही बांग्लादेश में इंटरनेट मीडिया के लिए बनाए नियम। ठीक है, जो आधार जिस तरह से उसी तरह से अमेरिका में भी बांग्लादेश में भी इंटरनेट मीडिया के लिए यही चीज़ें उठाया गया। तो भारत में जिस तरह से प्लेटफॉर्म चलती है उसी तरह से अब वहाँ पे भी चलाया जाएगा। बांग्लादेश दूरसंचार नियम आयोग विनिमय 2021 के मसौदे के तहत इसको तैयार किया गया। अब ये उस बार मामला है, ठीक है, हम उतना अंदर डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि वो बांग्लादेश की इशू है। लेकिन आप ये समझिए कि किसके तहत बनाया जा रहा है। आपने कल देखा होगा, कल हमने करंट अफेयर डिस्कशन किया था, तो श्रीलंका ने भी जिस तरह से डेवलप कर रही है, ठीक है, श्रीलंका भी अब भारत के ही आधार पे उनको आधार कार्ड जैसे हमारा है उसे ही वो भी डिजिटली जो प्रमाण जारी करने की बात की जा रही है, वो सारे यहाँ से निकल के आते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। तो आज हमने डिटेल में आर्टिकल डिस्कस किया। आज के डिस्कशन में इतना ही था। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा। तो आज हमने पूरी डिटेल में डिस्कस किया। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये डिस्कशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि जो भी हिंदी मीडियम से स्टूडेंट है फिर भी उनको लाभ मिल सके। और हम करंट अफेयर डिस्कशन लाते हैं जो द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस का भी आता है, तो कम समय में हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।